सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 48 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के पाठ लोकतंत्र के परिणाम को, जिसमें आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव का अंदेशा होता है या संभावना होती है उसको वो कम करता है। और आप तो जानते हैं कि पिछली वर्कशीट्स में भी हमने इसी लेसन को समझा था, जिसमें हमने लोकतंत्र की विभिन्न विशेषताओं को जाना और ये जाना कि क्या वास्तव में भी वो विशेषताएं बिल्कुल वैसी ही हैं जिन्हें जो पढ़ने के रूप में हमें मिलती हैं। तो हमने कई विशेषताओं को पिछली वर्कशीट में पढ़ा, समझा। आज इस वर्कशीट में भी हम ऐसी ही एक विशेषता के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। यानी कि खास तौर से जैसे हमारा देश भारत है, हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग अलग अलग रहकर भी साथ मिलकर रहते हैं। इनके बीच कभी कभी टकराव और विभाजन हो सकता है क्योंकि सबके धर्म अलग हैं, भाषा अलग है, जाति अलग है, संस्कृति अलग है। लोकतंत्र इन टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह से तो समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो एक तरीका जरूर दे सकता है ताकि इनके बीच जो मतभेद हैं या अंतर हैं उनको कम किया जा सके और ये मिलजुल कर सामंजस्य रूप से रहें। तो ऐसा तरीका लोकतंत्र ही दे सकता है और लोकतंत्र ही इसका एक शांतिपूर्ण हल भी देता है। वो कैसे देता है कि जैसे आप समझिए कि जब सरकार बनाई जाती है तब सरकार बनाने में प्रत्येक सामाजिक समूहों को बराबरी का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे उनके बीच मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप याद कीजिए, हमने जो इसी पाठ्यपुस्तक का पाठ 1 पढ़ा था जिसमें हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुसंख्यक लोग जो हैं केवल उन्हीं की बात सुनी जाती है और उन्हीं के लिए ही सब कानून हैं, सब रियायतें सिर्फ उनके लिए हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका कभी ध्यान ही नहीं किया जाता। जैसे वो क्योंकि वो विभिन्न भाषा वाले समूह हैं, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सिंगली भाषा बोलने वाले हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वो तमिल भाषा बोलने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में आपसी टकराव और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह आज भी वहाँ पर यही स्थिति है कि वहाँ गृह युद्ध होता रहता है। तो इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख फेर लेती हैं या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं। तो जैसे आप देखिए कि जो भी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जैसे तानाशाह है, हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है। तो आप देखिए अगर वहाँ पर कोई विरोध भी करता है किसी चीज़ का तो उसको दबा दिया जाता है, या तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में ये अपने आप से संभल जाते हैं। जब तक लोकतंत्र निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक वहाँ पर भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। ये सामाजिक विविधता विभाजन की ओर चली जाती है। तो क्या हैं वो 2 शर्तें, चलिए मेरे साथ देखते हैं। पहली शर्त है कि
लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर जो अल्पमत का मतलब है, कई लोग इसको समझते हैं कि ये विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, जैसे संसद में पक्ष जो सरकार होती है और विपक्ष जो उसके अगेंस्ट लोग होते हैं। यहाँ पर अल्पमत का मतलब है अल्पसंख्यक लोग, जो कि देश में कम संख्या में होते हैं। एक बहुसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या देश में ज़्यादा होती है, और एक कम संख्या वाले जिन्हें हम अल्पमत या अल्पसंख्यक कहते हैं। हमेशा लोकतंत्र में बहुमत को अल्पमत का ध्यान रखना ही पड़ता है। लोकतंत्र में जहां बहुमत को अधिकार दिए जाते हैं तो साथ साथ अल्पमत यानी अल्पसंख्यकों को भी बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, ताकि उनके बीच किसी तरीके की कोई टकराव हो ही ना, और ना ही वो अपने आप को कोई गैर समझें, वो अपने आप को ऐसा ना समझें कि वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में हमेशा बहुमत और अल्पमत को बराबरी का, समानता का अधिकार दिया जाता है। और बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखिए बहुमत या अल्पमत कुछ है ही नहीं। जब एक देश में कोई रह रहा है, उस देश का नागरिक है, तो वो कहाँ से बहुमत या अल्पमत हुआ? वो तो उस देश का नागरिक है, वो दोनों समान रूप से उस देश के नागरिक हैं। तो इसमें बहुमत या अल्पमत की कोई राय वाली स्थायी चीज़ होती ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कभी जो अल्पमत हो वो बहुसंख्यक बन जाए, बहुमत बन जाए, और बहुमत अल्पमत बन जाए। तो लेकिन ये तो सब राजनीतिक बातें हैं। बहुमत या अल्पमत की कोई राय नहीं है। मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूँ, क्योंकि जब हम सब समान हैं, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, तो ये बहुमत अल्पमत वाली कोई बात होती ही नहीं है। इसके अलावा आप देखिएगा कि लोकतंत्र में जो अल्पमत वाले लोग होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि संविधान के द्वारा अल्पमत वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित भी किया जाता है, और इसका इंतज़ाम भी किया जाता है कि बहुसंख्यक उनके अधिकारों को दबाए ना या उनके अधिकारों को छीन ना पाए। तो इसी कारण से लोकतंत्र में इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाता है, इन दोनों के बीच शांति और सौहार्द पैदा किया जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। जब हम कहते हैं कि बहुमत का शासन, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यक लोगों का शासन है। बहुमत का अर्थ होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किस तरीके का चुनाव है, किस तरीके का फैसला है, तो उसमें जो लोग अधिक किसी चीज़ को के पक्ष में होते हैं तो उसको हम बहुमत कहते हैं, फिर वो चाहे किसी भी समूह का हिस्सा हो। तो बहुमत का मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यक लोग, बहुमत का मतलब है कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष चुनाव में जो लोग किसी भी चीज़ को या किसी नेता को या पार्टी को ज़्यादा चाहते हैं, तो वो बहुमत होता है। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा, जो प्रत्येक नागरिक है वो किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है, और ऐसा होता भी है। और यह जन्म से आधारित नहीं है, जन्म से निर्धारित नहीं होता कि वो बहुमत का हिस्सा है या नहीं है। देखिए, जब किसी को फेवर किया जाता है, पार्टी, जैसे अब कोई चुनाव हो रहा है और आपने किसी विशेष पार्टी को अपना मत दिया, अपना वोट दिया, अब आप ये फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी जाति से हैं या कौन से धर्म से हैं। बहुमत में आप हिस्सा बन गए, आपने उस सरकार को, उस पार्टी को जिता दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जन्म से निर्धारित हुआ? नहीं। तो इसलिए बहुमत का मतलब बहुसंख्यक लोगों का शासन नहीं होता। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक्स। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आपके आंसर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ लोगों के आंसर मैंने देखा है छोटे भी होते हैं, कई दूसरे चैनल्स पे भी छोटे होते हैं, लेकिन अब हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, हमें 10वीं के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल हो तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन होगा ही कम मटेरियल तो आप उसको कम कैसे करेंगे? ना आपको नंबर मिल पाएंगे। तो इसलिए आप इन्हें इसी तरीके से समझिए, और इसको आप थोड़ा छोटा अपने आप से भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से समझाता नहीं सुलझाता है। यहाँ पर आएगा सुलझाता है। कुछ उदाहरण देकर आप समझाइए। तो इसका जो, एक मिनट में ये लिख दूँ, सुलझाता है।
तो जो इसका उत्तर है वो ये है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक समूहों को सरकार में भागीदारी का समान अवसर उपलब्ध करवाता है या देता है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यह कभी भी किसी एक समूह को महत्व नहीं देता, बल्कि सभी सामाजिक समूहों को समान दृष्टि से देखता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि यह बहुसंख्यक लोगों के साथ साथ अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। और चौथा पॉइंट है कि हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो ऐसे में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव तो हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी तो है कि इसमें एक लिखित संविधान होता है जिसमें सभी सामाजिक समूहों की इच्छा और आकांक्षाओं को एक समान रूप से शामिल किया गया होता है। तो इससे क्या होता है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का भी आदर होना चाहिए, अपने अनुभव से कुछ बताइए। तो इसका उत्तर है, देखिए कि यहाँ अल्पमत का अर्थ है कि वे लोग जो देश में कम संख्या में हैं और जिन्हें हम अल्पसंख्यक भी कहते हैं। लोकतंत्र में अल्पमत का भी आदर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हमारा देश भी श्रीलंका की भांति हो जाएगा। जिस प्रकार वहाँ बहुसंख्यक समूह का शासन है अर्थात बहुमत का शासन है, वहाँ पर अल्पमत यानी अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें अधिकार भी नहीं दिए जाते, इसलिए वहाँ पर हमेशा गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। फिर लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। तो इसका उत्तर है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का अर्थ होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले समझाया भी था कि प्रत्येक नागरिक किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है और ये जन्म से निर्धारित कभी भी नहीं होता। फिर इसके बाद है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे उन अंतरों के होते हुए भी आप साथ साथ जीवन जीते हैं? तो इसका जो सुझाव, मेरा सुझाव है वो ये है कि हमें अपने चारों ओर विभिन्न सामाजिक समूहों में बहुत से अंतर दिखाई देते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच अंतर, हर व्यक्ति अपनी भाषा को ही प्राथमिकता देता है और उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। फिर इसके बाद दूसरा है कि विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच अंतर, जैसे प्रत्येक सामाजिक समूह अपने अपने धर्म का पालन अपने अपने ढंग से करता है और अपने धर्म को ही सबसे अच्छा मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी धर्म की बातें हर धर्म से बेहतर हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो अंतर, इसके अतिरिक्त अमीर और गरीब व्यक्ति में भी हमें अंतर दिखाई देता है, लेकिन इन सभी अंतरों के बावजूद हमारे देश में विभिन्न सामाजिक समूह एक साथ रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सामाजिक समूह को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि इनकी एकता के कारण ही देश में शांति और सौहार्द बना रहता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से बचना है तो हमेशा मास्क लगा के रखिए, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।